फायदा तो एक्सट्रीमिस्ट अब नहीं है ओवैसी? अपना फायदा नहीं, देश का। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो देश को बचाने के लिए विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज इस कदर कि दूसरा देश कह रहा है, अमेरिका हमको धमका रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है हम तेल खरीदने का इजाजत दे रहे हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। आज देश भर में जहां जहां राज्यसभा चुनाव है, उठा करके देख लीजिए, विदेशों से हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरीके से नरेंद्र मोदी से कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा में चुनाव अधिकारियों ने क्या किया, वहां पर बैलेट पेपर भरते वक्त गलती हुई, भाजपा के विधायक से उसको रद्द करना था, लेकिन दूसरा उनको दे दिया गया, दूसरा मतपत्र और उनका स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ये बेंगलोर में 4 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 तो फरार हो गए, ब्लैंक चेक लेकर के गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग किनकी हो रही है? ये कहां से इनका इतना मन बढ़ा हुआ है? तो इसीलिए मैं कह रही हूं राकेश जी कि जब देश को ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री से बचाने की जरूरत आन पड़ती है, तो विपक्षी को एकजुट होना ही पड़ता है। नहीं प्रियंका जी, कई सारे स्लोगन, कई सारे नारे इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज का नारा लेकर आ गए, इससे पहले चौकीदार और पता नहीं क्या क्या लेकर नारे आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में आईना आप लोगों ने देख लिया, ओवैसी की बढ़ती ताकत सीमांचल में और महाराष्ट्र के चुनावों में देख लिया। अब लगा, और अच्छा दूसरी मजबूरी है कि अकेले अपने दम पर सीट तो थी नहीं, क्योंकि आम वोटिंग तो है नहीं, तो कहीं से किंग मेकर एक चाहिए था। किंग मेकर आपको एमआईएम में नजर दिखा और कोई डील हो गई। बात नारे की नहीं है, बात सच्चाई की है, और यही सच है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वरना कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश नहीं प्रियंका जी, ये डिबेट प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं, ये डिबेट इस बात की नहीं है। डिबेट इस बात की है कि जिसको आप लोग एक्सट्रीमिस्ट 6 महीने पहले कह रहे थे, उनका साथ ले लिया। डिबेट इस बात की है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट भूल गए? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको चरमपंथी भी कबूल है फिर तो। राकेश जी, बिहार ही है ना जहां पे अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब तो अलायंस का हिस्सा दोनों हैं। सम्राट चौधरी जी जो तो आप लोग ट्यूशन लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष में तो नीतीश कुमार नहीं, आपके विपक्ष में किसने क्या कहा? प्रियंका जी, आप उसकी ढाल बना रही हैं। साथ है ना, साथ है वो लोग, और साथ है एक तरीके से देश को। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आपकी नजर में? सीधी बात है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट है, एकजुट नहीं, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? को ऐसे लोगों से बचाना है जो विदेशों के हाथे बिकी हुई है, तो फिर एकजुट आना ही पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले बता दीजिए ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आज की? सीधी बात है कि हमारा अलायंस, हम एक तरीके से आज एक पेज पर खड़े हैं और देश को बचाने के लिए हम एक पेज पर। ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? चलिए आपको समय देता हूं सोचने के लिए। अच्छा, आप ये थोड़ा सा समय देता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, हो सकता है शायद आपको अच्छी भी लगे ये खबर। भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज। और ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की, ये तस्वीर है जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है। और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर, यह भी जानकारी है इस वक्त की। ये बड़ी खबर, एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच। तो चलिए, ये बड़ी खबर हमने बताई। चलिए वही सवाल फिर से प्रियंका जी, आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी आपकी तेजस्वी की नजर में, तेजस्वी यादव की नजर में एक्सट्रीमिस्ट हैं कि नहीं? जी, मुझे तो फिर जवाब चाहिए होगा आरपी सिंह जी से। क्या इनकी नजर में, क्योंकि भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नीतीश जी को रद्दी माल बोलते थे, तो उनकी नजर में नीतीश जी रद्दी माल है कि नहीं? और साथ ही साथ क्योंकि हमेशा ये लोग उनका हेल्थ बुलेटिन मांगते थे, अभी मांग रहे हैं कि नहीं? और फिर डीएनए को खराब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे नीतीश कुमार जी के डीएनए को, वो अभी भी खराब मानते हैं कि नहीं? ये सवाल मेरा थोड़ा पूछिए ना एक बार। नहीं, मैं पूछूंगा एकदम प्रियंका जी, आई कमिट, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। राकेश जी, आई कमिट, ये सवाल पूछूंगा मैं आरपी सिंह से कोई सवाल नहीं करूंगा। आपका सवाल उन्हें टॉस करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। ओवैसी अब एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं है?
ओवैसी जी हमारे साथ है, उनकी पार्टी हमारे साथ है और हम एक्सट्रीमिस्ट साथ है कि नहीं? लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो न्यूज चलाया वो गलत है। गलत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ भारत सरकार का ऑफिशियल बयान आ रहा है अधिकारी राजेश सिन्हा जी का कि भारत के 22 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए। अरे तो हमने कहा कि सब आ गए, हमने तो बताया कि एक शिप आया है शिवालिक, एक शिप कल आने वाला है और उम्मीदें इस बात की है कि हो सकता है कि बाकी भी आ जाए। इसमें 611 भारतीय नाविक हैं, किन के कारण फंसे हुए राजेश? अरे फिर प्रियंका जी, भारत सरकार के कारण फंसे हैं क्या आप? अनावश्यक डिबेट को, हमने कोई गलत खबर नहीं चलाई। हमने खबर चलाई कि एक शिवालिक नाम का जहाज गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये खबर अगर आपको गलत लगती है तो आप इसको गलत साबित करिए। आपने आधी खबर चलाई, उसमें जोड़िए ना कि हमारे कितने जहाज वहां फंसे हुए। तो वो रोज दिखा रहे हैं, यस वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर बातचीत चल रही है, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रियंका जी, आप इस सवाल को टालना चाहती है कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आरजेडी की नजर में? राकेश जी, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने ये कहा कि देश में एलपीजी की किल्लतें हैं। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई एलपीजी की संकट भी चलिए आरपी तो सिंह, मैं कहूंगी कि की राजनीति है। आरपी सिंह जी, जो सवाल प्रियंका भारती ने पूछा था जो सम्राट चौधरी को लेकर और जो बाकी बातें उनका जवाब दीजिए। आयुक्त एक तरह से किसी के हाथ में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नेता कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयोग हो, भाजपा प्रकोष्ठ बनते जा रहा है। इससे देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। एक बार पूछिए, एक बार पूछिए। आरपी सिंह रिप्लाई। राकेश जी, प्रियंका जी ने जो विषय उठाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर, इनको अपने दोस्त नेता के साथ खूब हल्ला मचाया था बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बाद वो विदेश भाग गए थे 1 महीने के लिए, फिर वापस आए, फिर उन्होंने वोट चोरी की बात की, परंतु हल्ला खूब मचाया था। और इनके नेता उस नेता के पीछे हाथ हिलाते दिखते थे, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते दिखते थे। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। उससे पहले इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तब देश की जनता ने जवाब दे दिया। अब ये जितना ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज, अभी आने वाले चुनाव में असम में, बंगाल में, सब जगह इनको ठीक मुख जवाब मिलेगा इनको आने वाले समय में। परंतु ये बता दें कि इन्होंने इस बात को उतनी अच्छा, मैं उस बात का पहले उत्तर था कि इनके मन में संशय नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हमारे नेता ने नीतीश जी को लेकर रोज कहा, अरे एक मिनट बहन, एक मिनट आपको टोका नहीं बीच में, मैंने आराम से सुना ना। परंतु ये बता दीजिए आपकी पार्टी ने नीतीश जी को लेकर क्या कहा था कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं। फिर बाद में कितनी गाली क्या बोलते थे, पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। पहले तलवे चाटते थे, बाद में पलटू चाचा हो गए वही। तो आपके बारे में सबको जानकारी और सबको ज्ञान है। हमारा तो उनके साथ गठबंधन खूब अच्छा रहा। परंतु ओवैसी साहब के बारे में बताइए ना कि ओवैसी साहब आतंकवादी हैं क्या? ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं? यहाँ ये अरे आपको अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं ना। ये आपका ये पार्लियामेंट में भी यही करते हैं आप, मतलब डिबेट को डिबेट की तरह चलाओ ना। ये आप पार्लियामेंट को तरह मत चलाओ यहाँ पर, जिस प्रकार से पार्लियामेंट आपके नेता पार्लियामेंट करते हैं। परंतु ये बता दीजिए इससे बड़ा अवसरवाद का कोई मामला हो सकता है क्या राकेश जी? कितना बड़ी अवसरवाद का परिकाष्ठा है कि किसी हद तक जाएंगे। कल तक जिसको आतंकवादी बताएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे, वो बी टीम भी थे, वो बीजेपी की बी टीम भी थे। आज इनकी ए टीम हो गई। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ तेलंगाना से। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने ओवैसी साहब के साथ गठबंधन किया, तभी इंडिकेशन हो गया था कि अब ओवैसी साहब इनके साथ मिलकर चलेंगे। अब आगे देखते जाइएगा, बंगाल के अंदर भी और इसी प्रकार से यूपी के अंदर भी ये सब गठजोड़ करेंगे। अच्छा, आदिल जुड़ गए। आरपी सिंह थोड़ा समय दीजिएगा, आ रहा हूं। आदिल भाई, मूल बात एक मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा, पूरा करिए। ये जो बार बार कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना, जरा इनसे पूछ लीजिए कि जब इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अमेरिका के कहने पर सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नजर रखने के लिए, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? जब हिलरी क्लिंटन के जूते के नीचे इन्होंने कहा था कि हम ईरान से तेल लेंगे और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? जब अमेरिका के कहने पे मणिशंकर अय्यर को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया कैबिनेट से बाहर, और उनकी जगह दूसरा मंत्री लेकर आया क्योंकि वो तेल मंत्री सूट नहीं करता था। ठीक है, इसका रिप्लाई लेता हूं। लेकिन आदिल भाई, ये एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पता चल गई क्या आप लोगों को? जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो। आप जैसा राकेश साहब जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अब कांग्रेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस जो बी टीम का जो तमगा देती थी, कांग्रेस के 3 एमएलए नहीं है,
इमरान प्रतापगढ़ी को बताना पड़ेगा। फैसल रहमान के लिए वो ढाका में प्रचार करने आए थे, हमने राणा रंजीत एक राजपूत समाज से दिया था। फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, जिस इमरान प्रतापगढ़ी को एमआईएम ने 2 वोट दिया था, राज्यसभा भेजा था। अब